Hello guys, is my voice clear? I'm taking attendance. Is the board and my voice is clear? Then show me your thumbs up like this. Ranjit Singh. Ajay Pratap. साउंड क्लियर है और बोर्ड ओके पहले अटेंडेंस लूंगा उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। सारे लोग अपना वीडियो ऑन रखो नहीं तो एब्सेंट लगा दूंगा। ये देख लो अटेंडेंस लिखे बैठा हूँ। ठीक है ऑन कर लो ऑन तरीके से। अजय प्रताप एब्सेंट रखेगा। अनुदीप जितेंद्र देवांशु वर्मा कौन मैडम? कर रहे हैं। चलो बीच बीच में जरूर ज्वाइन करेंगे। भाई सबको बता देना अपने फ्रेंड्स जो होंगे कि ये अटेंडेंस अगर नहीं लिए ना ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएगी यहाँ पे। ठीक है समझ गए? आओ तो कहाँ तक हुआ था कल?
डॉपलर इफेक्ट कहाँ तक हुआ था? 3 केसेस हो गई थी क्या? 3 केसेस, केस नंबर 3 नो तक। सर, नो सर. So we have to do case number 3. 3 केस तक। सर थर्ड केस अभी पढ़ना है. 3 केस हुआ था डॉपलर इफेक्ट का या 2 केस हुआ था? बोलिए, सर ऐसे 2. बोलो 2 केस हुआ था या 3 केस हुआ था? 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड केस लिखो भाई। अब हम लोग थर्ड केस करेंगे। अभी बजे तो क्या पढ़ा है? आदि के रूप में। हाँ जी, ठीक है। तो केस नंबर 3। तो यहाँ पे दिख रहा होगा डॉपलर इफेक्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द टू फार्मूले आपने पढ़े है ना, जो रेस्ट ऑफ द टू फार्मूला आपने पढ़ा है वो इसी से प्रूव किया जा सकता है। केवल इसी फार्मूले को जो थर्ड वाला डिराइव करूंगा, ये अगर आपको आता है तो आप सारे वो 2 फार्मूले पढ़ सकते हैं। समझ गए? तो वो देखो है कौन सा? सोर्स है, सोर्स है, ऑब्जर्वर both are moving, then source and observer both are moving। तो both are moving का मतलब क्या है कि हमने बना दिया है यहाँ पे तो यहाँ से साउंड और इधर है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में हो सकती है। यू मीटर पर सेकंड या तो इधर जा सकता है या यू मीटर पर सेकंड इधर जा सकता है। इधर देखो, अब इसमें जो साउंड आप जनरेट करोगे वो वेलोसिटी ऑफ c मीटर पर सेकंड से साउंड इधर जा सकती है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इधर भी हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन ds मीटर पर सेकंड इधर भी हो सकता है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स ds मीटर पर सेकंड इधर भी हो सकता है। ये बताइए कॉन्सेप्ट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? बोलो बच्चों। तो अगर मान लेते हैं कि जो साउंड यहाँ जनरेट हो रही है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 10 नॉट हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 10 हर्ट्ज। समझ आ रही है बात? ठीक है। हाँ, तो इसका ये मतलब होगा ये है 10 नॉट हर्ट्ज, क्लियर? और एक बात
वेलोसिटी, मान लो पहले मैं सोर्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखूं, लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन में रखूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मुझे लैम्डा नॉट पूछा जाए, लैम्डा नॉट पूछा जाए तो c अपॉन n नॉट लिख सकता हूं, c अपॉन n नॉट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? अब अगर मैं कहूं कि लैम्डा डिफरेंस, लैम्डा डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये इधर मूव करेगा तो ये लेंथ बढ़ रही है, राइट साइड मूव करेगा तो लेंथ कम हो रही है। तो अगर मैं लैम्डा डिफरेंस की अगर बात करते हैं, लैम्डा डिफरेंस की अगर बात करते हैं, तो सोर्स चल रहा है इस डायरेक्शन में और स्पीड ऑफ साउंड है इस डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ साउंड है इस डायरेक्शन में। तो अब इनका जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी, जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? c माइनस vh होगी, c माइनस vh अपॉन जो इनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी साउंड n नॉट। ये बताओ मुझे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं ये मैं ग्रुप में भी देख रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में भी बोल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, we have to start case number 3, ऐसा केस नंबर 3 स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? के ग्रुप में मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ताकि मैं प्रोसीड कर पाऊँ। नहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आ जाओ। अब इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर पता करनी हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर पता करनी हो, ये ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनेगा? तो मान लो कि साउंड की स्पीड इस डायरेक्शन में आ रही है, साउंड की, और ऑब्जर्वर इस मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस या रिलेटिव वेलोसिटी हो, डिस्टेंस किस रेट से कम हो रही है, किस वेलोसिटी से कम हो रही है, या मैं कहूँगी ये दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो एन एफरेंट आप समझ रहे हो, मतलब कि ऑब्जर्वर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितना सुन रहा है, वो है डिफरेंस। एन एफरेंट के नीचे ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो c प्लस v नॉट अपॉन लैम्डा एफरेंट। ये बताओ, ये कुछ नहीं है, ये पूरा ट्रीटमेंट डॉपलर इफेक्ट का v इज इक्वल टू n लैम्डा से चलता है, v इज इक्वल टू n लैम्डा से चलता है, कुछ भी चेंज नहीं है, एक फार्मूला है v इज इक्वल टू n लैम्डा। v की स्पीड, सॉरी वेव की स्पीड अगर v है, फ्रीक्वेंसी अगर n है, वेवलेंथ अगर लैम्डा है, तो मैंने डिराइव किया था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव इनटू टाइम पीरियड, ठीक है? तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ठीक है? तो वहां से मैंने टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी से प्रूव किया था। केवल उसी का एडवांस ट्रीटमेंट चल रहा है, बस एक ही फार्मूला है, पूरे डॉपलर इफेक्ट में एक ही फार्मूला है, v इज इक्वल टू n लैम्डा। वो अलग अलग फोर्स में दिख रहा है, ठीक है? ये v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये इधर चल रहा है, साउंड इधर आ रहा है, तो c प्लस v नॉट अपॉन लैम्डा डिफरेंस। ये बताओ समझ आया? कहानी समझ आ गई? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर मैं
सोर्स इधर मूव करता हुआ मान तो लैम्डा डिफरेंट होगा c माइनस वी अपॉन n नॉट। तो मैं जो केस ले रहा हूँ उसी को केवल बोल कर लिख रहा हूँ। तो ये वेलोसिटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, ऐसा है। तो इस केस में फार्मूला बता रहा हूँ। तो इस केस में फार्मूला कैसे डाल रहे हैं, c प्लस v नॉट अपॉन लैम्डा डिफरेंट c माइनस vs अपॉन n नॉट ऊपर चला जाता है। What does it mean? It means n difference is equal to n naught plus v naught upon minus v, where n naught is the original frequency of sound. V naught is the speed of observer towards source speed. दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपने ऊपर दिख रहा speed of sound। कोई भी डेरिवेशन आप करो तो सारे टर्म्स को निकालो। ये is the speed of source। इस फार्मूले में speed of source away from the observer। सही है क्या ये? Have you noted it down? Okay. अब so in general expression for the apparent frequency, okay, in general expression for the apparent frequency received by the observer can be given as general expression for the apparent frequency received by observer can be written as n naught c plus minus v naught upon c plus minus v। अब ये पता क्या है? दोनों केस दिया है। कौन सा? क्या ऑब्जर्वर इधर भी जा सकता है, सोर्स इधर भी जा सकता है, और ये ऑब्जर्वर इधर भी जा सकता है। v नॉट मीटर पर सेकंड, और ये सोर्स इधर भी जा सकता है। कितना? vs मीटर पर सेकंड। ये थीटा नॉट, ये थीटा नॉट। तो एक बात देखो, जितने डेरिवेशन तुमने करे डॉपलर इफेक्ट के, जो प्रीवियसली 2 केसेस देखो उसमें यही आ रहा होगा। वो सारे फार्मूलों को रेक्टेंगल में बना लो और याद यही करना है कि एक ही फार्मूले से सारा चीज मिल सकता है। लेकिन अब तुम कहोगे कि पहले यही क्यों नहीं पता कि टाइम बच गया होगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो सारे डेराइव किए ताकि आप मर्डर कर लो पूरे फार्मूलों को और समझ लो कैसे क्वेश्चन पे डायरेक्टली। अब यहाँ देखो, अगर कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि हो कि केवल ऑब्जर्वर मूव करेगा और सोर्स रेस्ट पे होगा, ऑब्जर्वर मूव करे एंड सोर्स विल बी एट रेस्ट, तो सोर्स की वेलोसिटी को 0 कर देना यहाँ पे। तो सोर्स की वेलोसिटी को 0 कर दो तो आ जाएगा n नॉट c प्लस माइनस v नॉट अपॉन c। ये जाके देखो, ये डिफरेंस का ही फार्मूला था। कौन सा? when source is at rest and observer is moving, इसका यही फार्मूला है। समझ आया क्या? समझ आया? क्लियर है? ठीक है।
दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन में हमें पता ये फार्मूला मान लो मिल गया, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स मूव कर रहा है, तो ये करेंट का फार्मूला, तो एम नॉट इस पर ये चल रहा है, तो ये तो फार्मूला होगा C प्लस माइनस B, जाके वेरीफाई करना, दोनों फार्मूले ऐसे ही, समझ गए? तो एक मास्टर फार्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, केवल एक ही मास्टर फार्मूला, दैट इज ये C plus minus B naught upon C plus minus B is getting it or not? Getting it or not? Okay. तो सही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक क्वेश्चन लेके देखेंगे, है ना? क्वेश्चन लेके देखेंगे वो कैसे। देखो, a car is continuously sounding a horn 256 hertz moving towards the stationary observer, और अपने पास एक ऑब्जर्वर है स्टेशनरी, पहले बोल रही रब कर दूं, ये नोट कर लिए तो रब कर दूं। जो तुम्हारा पेपर हो रहा है उसमें मैंने डॉपलर इफेक्ट नहीं डाला है, क्योंकि वो सिलेबस है हिंदी, मैंने डॉपलर इफेक्ट नहीं डाला है, केवल वेव एंड एसएचएम डाला है। लेकिन तुम्हें जो क्वेश्चन मैंने भेजे हैं उसमें डॉपलर इफेक्ट है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में केवल वेव और एसएचएम की प्रॉब्लम आए, ठीक है? वो फार्मूले सब रिवाइज आप करके जाएंगे, इंटेंसिटी वाला है ना, I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, है ना? I मैक्सिमम कितना होगा, I मिनिमम कितना होगा, I मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो कितना होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के कंडीशंस क्या होंगे, ये सब पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और बाकी चीजें रिवाइज में कर सकता हूँ। चलो क्वेश्चन की बात कर रहा था, एक क्वेश्चन है कि a car is continuously, मतलब लैंग्वेज मत लिखो, इतना काफी टाइम नहीं है, लैंग्वेज नहीं लिखना है। A car is continuously sounding a horn of 256 hertz moving towards the stationary observer with a velocity 1/20th that of sound, ठीक है? मींस की क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कार क्या है, तो कार इधर को चल रही है और जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर ये है इस पे, ऑब्जर्वर है इस पे, तो इधर से जो साउंड जनरेट हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कार से जो साउंड जनरेट हो रही है उसकी वेलोसिटी c है, और वेलोसिटी ऑफ कार है साउंड की स्पीड का 120 है, 1/20 means c into 1/20 means c/20 meter per second, c/20 मीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है ये? ठीक है, तो इसमें ये कह रहा हूं मैं क्वेश्चन कि अगर इसकी स्पीड कितनी है, c/20 मीटर पर सेकंड, और इस वाले जो साउंड निकल रही है साउंड की स्पीड है c मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है इसको एफएम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई, ठीक है? ये किस पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये है
रेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसी क्वेश्चन का ना दो पार्ट है। पहला वाला, जब कार का नाम मान लो हम रख देते हैं मर्सिडीज बेंज, ठीक है, एक्स क्लास। तो एक्स क्लास की जो कार यहाँ पे क्रॉस करके, क्रॉस इसको करने ही वाली रोड, ठीक है, एस से डिनोट करा हुआ है। और जब क्रॉस कर चुकी होगी, दो कंडीशन होगा, भाई ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा होगा तो चौड़ी रोड होगी ना, वहां पे उसके ऊपर से तो जाएगा नहीं, साइड से निकल लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, पहले इसकी ओर आया, फिर अब इससे दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो ध्यान देना जरा, साउंड की जो स्पीड होगी वो इसकी और यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो साउंड की स्पीड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगी और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार, उसको vs बोल रहा हूँ, दैट इज c/20। यहाँ दिख रहा है क्या, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज v/, मतलब साउंड का 120 है ना, तो c/20 मीटर पर सेकेंड है, समझे कहानी को। तो अब वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कैसे कि एन एपरेंट अगर आपको लिखना है, एन एपरेंट लिखना है तो एन नॉट, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, तो एन नॉट इनटू c प्लस माइनस b नॉट अपॉन c प्लस माइनस b है, यही बोला था मास्टर फार्मूला है। इसी के हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है दो आंसर, कब, जबकि कार इसके पास आने वाली ही हो जाए और जब इससे दूर जाने लगे, तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वो सुनाई से। जैसे आप स्टेशन पे खड़े रहते हो और मान लो कोई ट्रेन आ रही है ना, राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, तो जब नजदीक आती है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा साउंड सुनाई देता है और जब चली जाती है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम साउंड आपको एफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। तो अब यही कैलकुलेट करके आपको बताना है। सी की वैल्यू मैंने दी है, फार्मूले में सी की वैल्यू पड़ जाएगी, वी की वैल्यू है c/20, वेलोसिटी ऑफ साउंड only the frequency can be treated with some other fractions, okay। तो कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए कितना होगा एन एपरेंट। ठीक है, तो एन एपरेंट जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। फर्स्ट वाले केस के लिए पहले बताओ, जब ये इसके पास आने ही वाला होगा तब कितना हो, कुछ नहीं, केवल फार्मूला रखना है, आंसर। तो ऑब्जर्वर वाली वेलोसिटी को 0 ही लिख दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एन नॉट की वैल्यू मैंने दी है 256 इनटू c प्लस ऑब्जर्वर तो एक्सप्रेस है और c माइनस c/20, ठीक है, c माइनस c/20 इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 19/20, दैट इज 256 इनटू, देखो c पे c कैंसिल हो गया, c पे c कैंसिल हो गया, 20 माइनस 19/20 मतलब 20/90। तो फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस बताओ क्या। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे मत करो यार, ठीक है। तो इसमें आता है 269.5 हर्ट्ज, इसको सॉल्व करोगे ना, 256 into 20/19 तो आएगा 269.5 हर्ट्ज। अब एक चीज देख रहे हो, अब तुम बताओ कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तुम बताओ कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी, 256,
और मैंने क्या बोला था कि जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जाएगा और यहाँ पे ये इधर आ रहा हो या इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तेज सुनाई देगी, इसकी साउंड ज्यादा तेज सुनाई देगी। अब ज्यादा है देखो 9.5 मीटर पर 250, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में जब मर्सिडीज बेंज यहाँ को क्रॉस कर जाएगी उसकी n apparent का फार्मूला क्या होगा, n apparent is equal to n naught ऑब्जर्वर अभी भी तो c प्लस 0 डिवाइडेड बाय, अब जहां पे माइनस था वहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो c प्लस c बाय 20, ठीक है। अब देखो 256 into देखो c 20 प्लस 121 बाय 20, 21 by 20, 20 ऊपर चला गया 20 upon 21, इसको सॉल्व कैलकुलेट करो फटाफट। ये 256 से कम आना चाहिए तब फिजिक्स मतलब की काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कम नहीं आया इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा है और कम आएगा ही नहीं। 256 से गारंटी है कम आएगा। अगर कैलकुलेट कर लो मोबाइल से या तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, फटाफट बताओ। पांच मिनट की क्लास और है तो ये कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। मेरा कैलकुलेशन तो कहता है कि 243.8 हर्ट्ज आता है, थोड़ा वेरीफाई करो सही है क्या। 243.8 हर्ट्ज बज रहा है, ये कम तो है, ठीक तो है, दूर जाएगा तो कम तो है। कोई प्रॉब्लम बोलिए। हाँ जी ठीक है, अच्छा इसमें देखो, बोलो भाई ग्रुप में चेक कर रहा हूँ, समझ आ गई कहानी? हो गया, ठीक है समझ आ गई। और नेक्स्ट लोग बाकी ये ग्रुप में आंसर करो, आपको भी समझ आ गई। मन्नत शर्मा ओके, रिपोर्ट है ओके रिपोर्ट, और बताओ बाकी कहाँ गए लोग? कोमल प्रीत, जैसिन प्रीत, सही है। हाँ भाई ओके रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ना, जब तक मैं ऐसे पूछता रहूंगा, ठीक है। तो जसप्रीत को भी समझ आ गई जवाब, और वीडियोस को आप लोग ऑन ही रखो, शाना नहीं बनना है ज्यादा, और नोटेंस को भी ठीक है समझ आ गई, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन में बोलता हूँ HW तुम्हारे लिए, अब तुम करना, लिखो टू ट्यूनिंग फॉर्क, दो ट्यूनिंग फॉर्क का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है, बोल तो रहा हूँ। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क। देखो ऐसे होता है, मार्केट में आता है, सब मिलता है सस्ता, ये मेटल का बना है, ब्रिटेन नहीं होता है मेटल, ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, त्रिशूल नहीं बना रहा मैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की दो ट्यूनिंग फॉर्क मान लीजिए। इधर आ जाओ, इसमें ना इसकी डंडी पे यहाँ लिखा रहता है कितने हर्ट्ज का है, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, लास्ट की तरफ दिख रहा है लेकिन है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो ये है ट्यूनिंग फॉर्क, इसको हम लोग हिंदी में
स्वरित्र भी कहते हैं। अब कौन ज्वाइन कर रहा है? अभिनंदन, कमल वंदन मत करो, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर 1 और ये ट्यूनिंग फॉर 2, ठीक है बच्चों। तो इसको देखो, इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे मारते हैं, ठीक है। और ऐसे ईयर ड्रम के पास ले जाओगे तो करके हमिंग नॉइज आएगा, ठीक है। तो दो ट्यूनिंग फॉर्क है। आ रही है बात समझ? एक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और अभी जिसने ज्वाइन किया है वो बीच में खड़ा है। अभिनंदन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन फटाफट लिखिए। टू ट्यूनिंग फॉर्क with the natural frequencies of 340 hertz each, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही है, कितनी? 340 hertz। लो भाई 340 hertz, 340 hertz। नोट कर लो जरा क्वेश्चन। Each moving relative to the stationary observer, अभिनंदन जिसका नाम है, to observer hears beat of frequency 3 hertz, find the speed of V of tuning fork। तो इसको 3 हर्ट्ज सुनाई देता है, लेट ज्वाइन करेगा तो यही होगा। इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v है। अभिनंदन को 340 नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी साउंड 3 हर्ट्ज सुनाई देती है। तो v क्या रहा होगा? ट्यूनिंग फॉर्क का v क्या रहा होगा? बोलो जल्दी। अब जल्दी से नहीं, टाइम हो गया ओवर। तो ये है ओवर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये आपको पता है। और अभिनंदन को अर्जेंट करेगा, ठीक है। तो आज इतना ही बातें हो रही हैं क्लास में, है कि नहीं? और बाकी हम लोग अभी डॉपलर इफेक्ट से आपको मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। वो क्यों है? वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से, इससे बात प्रूव होती है कि एक कॉन्सेप्ट है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, वो डॉपलर इफेक्ट से उसे हम प्रूव करते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, ठीक है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।